स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। आइए शुरू करते हैं पाठ 2 वर्ण विचार। निम्नलिखित वाक्य को बोलकर पढ़िए। वह आशीष है। इस वाक्य को बोलने के लिए कुछ ध्वनियों व लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब ये जो वाक्य है वह आशीष है, इसको बोलने के लिए भी कुछ ध्वनियों की आवश्यकता है और जब हम लिखते हैं तो इसमें कुछ लिपियों की भी आवश्यकता होती है। अब हम इस वाक्य को विभाजित करके समझते हैं। आइए विभाजित करें इस वाक्य को। वह जमा आशीष जमा है। इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। इन शब्दों को और भी विभाजित किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अब ये जो वह शब्द है, व नीचे हलंत जमा अ, व और अ मिलके बना व, ह जमा अ, ह तो बन गया वह। आशीष आ जमा श जमा ई, बड़ी ई है, जमा षटकोण वाला श जमा अ। है ह जमा ए है। अब इन शब्दों के भागों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये जो हमने विभाजन किया है इनका और छोटा विभाजन नहीं हो सकता। इन छोटे से छोटे अविभाज्य खंडों को वर्ण कहते हैं। ये जो छोटे छोटे अविभाज्य खंड हैं इन्हें कहते हैं वर्ण, जिनका कि और विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसे कहते हैं वर्ण। अथवा मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। कुछ मौखिक ध्वनियां हैं जिनके चिन्हों को व्यक्त करते हैं ये वर्ण। अब आती है वर्ण की विशेषताएं। कौन कौन सी हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा के प्रत्येक शब्द का निर्माण वर्ण से ही होता है। स्वर और व्यंजन का जब मेल हो जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा का मूल आधार है। अब आता है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 वर्ण हैं तथा कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है बच्चों, तो ये 11 और 2, 11 जमा 2 कितने हो गए? 13 वर्ण हो गए। ठीक। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श षटकोण वाला श स ह ड़ ढ़। 33 जमा 2 ये हो गए 35 वर्ण। ठीक है। अब देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये हैं 4 वर्ण। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए तथा ड, ड़, ढ, ढ़ के उच्चारण के अंतर को समझिए। देखिए ये ड से डमरू, डलिया, डाली, डोरी, भिंडी, ड। ध्वनियों को ध्यान से सुनिए। ड़ ये क्या है? ड़। लड़ाई, ड़ ध्वनि बदल गई। बड़ी, गाड़ी, साड़ी, नाड़ी। यह है ढ।
ढोलक, ढोर, ढक्कन, ढाल, ढेला। अब आता है ढ़, बढ़ा, चढ़ा, बाढ़, बूढ़ा, बढ़ई। ड़ तथा ढ़ वर्ण शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, ये दोनों जो वर्ण हैं ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। इन्हें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, सहायता नहीं चाहिए होती है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ हिंदी के 11 स्वर हैं। ठीक है, इनमें और किसी वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। स्वरों के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण एकमात्र काल में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, इ, उ, री। ठीक है। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एकमात्र काल से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में तो एकमात्र काल का समय लगा और दीर्घ स्वर में एकमात्र काल से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लगा ना एकमात्र काल से अधिक का समय। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। अब ये जो प्लुत स्वर होते हैं बच्चों, ये इनका जो उच्चारण होता है, इनके स्वर का जब उच्चारण किया जाता है तो मूल स्वर से ये लगभग तिगुना समय लेते हैं उच्चारण में। अब देखिए प्लुत स्वर 3, देखिए क्या है ये? 3, ये है प्लुत स्वर। स्वरों की मात्राएं। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो स्वर का स्वरूप बदल जाता है। स्वर का यही रूप मात्रा कहलाती है। अब किसी स्वर को जब हम व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उस स्वर का क्या होता है? स्वरूप बदल जाता है। यही मात्रा कहलाती है। आइए देखें पहले स्वर, मात्रा और उसका उदाहरण। स्वर क्या है? अ। ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं लगती है। कल, कल हो गया। आ की मात्रा ये है। क में आ की मात्रा जब लगा दिया तो बन गया काल। बदल गया ना, स्वरूप बदल गया। इ, छोटी ई। ठीक है। किन, क पे छोटी ई की मात्रा किन। बड़ी ई कील, छोटा ऊ कुल, बड़ा ऊ कूल। यह है इनकी मात्राएं। री, यह री की मात्रा नीचे लगती है। कृषक। ए, केला, यह है ए की मात्रा। यह है ऐ की मात्रा। कैमरा। ओ की मात्रा। कोई। औ की मात्रा। कौन। अब आता है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। अब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को हमें मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़ता है, वे कहलाते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन के भेद। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य 2 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार पर? स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर।
अब स्पर्श के आधार पर किस प्रकार किया जाता है व्यंजन का भेद? स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 3 प्रकार से बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए पढ़ें स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए कितनी जगहों से होकर ये हवा जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो बाहर आती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। देखिए कहाँ स्पर्श कर रही है हवा, जब आप बोलेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। जहाँ से क वर्ग वाले आप व्यंजन बोल रहे थे वो स्थान बदल गया जब आपने च वर्ग वाले बोले। अब ट वर्ग, ट वर्ग में देखिए कहाँ आपकी जीभ जाके रुक रही है, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, तालु। प वर्ग, होंठ, प, फ, ब, भ, म। सब बोलते वक्त आपके होंठों को स्पर्श कर रही है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कहाँ आता है इसका स्थान? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है, य, र, ल, व। अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या है ये ऊष्म व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा, गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4। कौन कौन से? श, श, स, ह। देखिए जब हम बोलते हैं श, श, स, ह तो मुंह में क्या पैदा होती है? ऊष्मा। हवा मुंह से टकराकर एक गर्मी पैदा करती है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब व्यंजनों के कुछ भेद पढ़ेंगे। किसके आधार पर? श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जब हम कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो श्वास वायु की मात्रा बहुत कम निकलती है, वे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड़, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। देखिए कितनी कम श्वास वायु निकली आपके मुंह से। अब आता है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये हैं ख, घ, छ, छ, ठ, ध, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। देखिए अधिक मात्रा में श्वास वायु निकल रही है और ह की ध्वनि आ रही है अंत में। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अन्य व्यंजनों और स्वरों को भी स्थान दिया गया है। ये वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अन्य भी व्यंजनों और स्वरों को स्थान दिया गया है। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजनों का मेल होता है तो उससे जो वर्ण बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये कितने हैं? 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनते हैं। क के साथ जब हमने श को जोड़ा तो बन गया क्ष। त जमा र, त्र,
ज जमैया ज्ञ, श जमरा श्र। अब इससे निर्मित शब्द देखिए। अब क्ष, अक्ष से क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, कक्ष। त्र से अस्त्र, त्रिपुरा, मित्र। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात। और श्र से श्रम, श्रमिक, विश्राम। अब है बच्चों द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, द्वित्व मतलब दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं। जैसे डिब्बा, इसमें ब के नीचे हलंत मतलब अध ब भी है और पूरा ब भी है। बल्ला, अध ल पूरा ल। सज्जन, ज और ज दोनों तरह के ज का प्रयोग किया गया है। मक्का, क। अब है अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों के मेल से और न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब अयोगवाह जो हैं वो ऐसे वर्ण हैं जिनमें न तो स्वरों का मेल होके ये बनते हैं, न ही व्यंजनों का मेल होके बनते हैं। अयोगवाह के 3 रूप होते हैं। अनुस्वार, यह है अनुस्वार का चिन्ह। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह। और विसर्ग, यह है विसर्ग का चिन्ह। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं। केवल नाक से जो हवा निकलती है, जिसके उच्चारण के समय नाक से हवा निकलती है। जैसे अंडा, गंदा, चंचल, संस्कार, हंस, अंश आदि। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, आंख। अब बच्चों देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। अनुस्वार में वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से होता है, जबकि अनुनासिक में उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार युक्त व्यंजन के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जबकि अनुनासिक में सामान्य वर्ण जितना ही समय लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हंस एक पक्षी और हंसना एक क्रिया है। ठीक है। अब अनुस्वार अनुनासिक दोनों का प्रयोग जब किया हमने तो एक का अर्थ कुछ और है, दूसरे में अर्थ कुछ और है। विसर्ग, विसर्ग ध्वनि ह का अस्फुट रूप है। यह अन्य अयोगवाही ध्वनियों की तरह स्वर के बाद प्रयोग होता है। जैसे अयोगवाह ध्वनि हमने पढ़ी थी, उसी की भांति ये स्वर के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, अतः आदि, इसमें भी ह का एक अस्फुट रूप है। तो अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि हम ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें सारी परिभाषाएं भी हमने पढ़ी हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा लिखिए। वर्ण की विशेषताएं लिखिए। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? स्वर किसे कहते हैं? इनके भेद उदाहरण सहित लिखिए। नीचे दिए गए स्वरों में से ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को अलग अलग करके लिखिए। देखिए, ओ कैसा है? ये ह्रस्व स्वर है। ई दीर्घ स्वर, औ दीर्घ स्वर, अ ह्रस्व स्वर, ए दीर्घ स्वर, आ दीर्घ स्वर, ए ह्रस्व स्वर, इ ह्रस्व स्वर, री ह्रस्व स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं?
हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इनसे बनने वाले प्रत्येक के दो दो शब्द लिखिए। अनुनासिक और अनुस्वार के उच्चारण में क्या अंतर है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। यहाँ आपको दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो उचित है उसे हमें खाली स्थान में भरना है। मूल स्वरों की संख्या है 4, 7। मूल स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। तो यहां हम लिखेंगे 4। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7, 6, 7। दीर्घ स्वर 7। ओम स्वर है, दीर्घ प्लुत, प्लुत स्वर है ओम। तो यहां लिखिए प्लुत। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 48, 49। 48 वर्ण हैं, तो यहां 48। अ, इ, उ, रि स्वर हैं, ह्रस्व दीर्घ, ये है ह्रस्व स्वर। तो यहां लिखिए आप ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब बच्चों, दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 52, 33, 48, 51। कितने वर्ण हैं? 48। श, श, स, ह कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये हैं ऊष्म व्यंजन। वर्ण ड़ और ढ़ कहलाते हैं स्वर, अतिरिक्त व्यंजन, आगत स्वर, संयुक्त स्वर। ये हैं अतिरिक्त व्यंजन। जिस स्वर के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वह कहलाता है स्वर, विसर्ग, प्लुत स्वर, संयुक्त व्यंजन। वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को कहते हैं वर्ण, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। इन्हें कहते हैं वर्ण। निम्नलिखित वाक्यों में सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए और जो गलत है उनके आगे हम गलत के चिन्ह लगाएंगे। वर्ण के 4 भेद होते हैं, ये गलत है तो इसके आगे हम गलत लगाएंगे। ओम एक प्लुत स्वर है। जी हाँ, ओम एक प्लुत स्वर है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। सही है, स्वतंत्र रूप से होता है स्वरों का उच्चारण। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ये भी सही है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। सही है। भाषा में मात्राओं का कोई स्थान नहीं होता है, ये गलत है बच्चों। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, नहीं, ये भी गलत है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सही है। निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर ई, ऊ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ग, ख। अब आता है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। देखिए श, स, ये हैं ऊष्म व्यंजन। और अयोगवाह, अयोगवाह कौन से हैं? अह, ठीक है। अंग,
ये है अयोगवा। तो बच्चों यहीं समाप्त होता है ये पाठ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो यही पाठ को समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे आपसे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।